शुरू करता हूं अल्लाह के नाम से जो निहायत ही रहम करने वाला है। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह की रहमत हो आप पर। आपकी टेलीविजन स्क्रीन पे मैं हूं आपका दोस्त मुदस्सिर याकूब। आप देख रहे हैं एएनएन न्यूज 7 से 8 मुदस्सिर याकूब के साथ। एएनएन न्यूज वादी कश्मीर की सबसे ज्यादा देखे जाने वाली टीवी न्यूज चैनल। और आज के प्रोग्राम में दो अहम मौजूआत पे बात करूंगा। पहला मौजू हमारा ये रहेगा कि किस तरीके से ईरान ने जो है हावी हो गया इसराइल और अमेरिका के ऊपर, और 16 फौजी अड्डे जो हैं ईरान ने अकेले तबाह कर दिए अमेरिका के। और दूसरे मौजू में आज के प्रोग्राम में खुल के बात होगी कि वो कौन सी पार्टी है जो लोगों को कहती है कि आप हमें वोट दो क्योंकि बीजेपी को यहां हुकूमत बनाने से रोकना है, कश्मीर के अंदर आने से रोकना है, लेकिन राज्यसभा इलेक्शंस में खुद अपना वोट जो है वो बीजेपी को देती है। आदाद शुमार होंगे, फैक्ट्स पे बात होगी, हकाइक पे बात होगी, और देखेंगे कि कश्मीर के लोगों को कौन सी सियासी पार्टी धोखा दे रही है जो कह रही है कि बीजेपी को दूर रखने के लिए हमें वोट दो, और राज्यसभा इलेक्शंस में अपना वोट जो है वो बीजेपी को दे देती है। उस पर जो है दूसरे मौजू में बात होगी। लेकिन खातिन हजरात, सबसे पहले शुरुआत करते हैं ईरान ने किस तरीके से अमेरिका के ऊपर कहर डाल दिया, किस तरीके से ईरान ने अमेरिका के चारों खाने चित कर दिए, किस तरीके से ईरान ने अमेरिका के 16 फौजी अड्डे जो है तबाह कर दिए। और अब अमेरिका चाहता है कि उसे इनको ठीक करने में जो है मुद्दत जो लग सकती है उस दौरान सीज फायर भी रहे। लेकिन सबसे अहम बात यह है कि ईरान ने कहा शर्त शुरूत हमारे होंगे, सीज फायर को आगे बढ़ाना होगा तो शर्त शुरूत हमारे होंगे। और जिस तरीके से ईरान ने तनाही इसराइल और अमेरिका को घुटनों पे ला दिया है वो इस बात का सबूत है। अब ये मैं नहीं कह रहा हूं बल्कि बैन अक़वामी सतह पे जो आजादाना तहकीकात हुई हैं कि 29 दिनों तक 39 डेज तक जो अमेरिका और ईरान के दरमियान जंग चली उसमें अमेरिका का भारी नुकसान हो गया। 40 से 50 अरब डॉलर का चूना अमेरिका को लग गया, और साथ ही में 16 अमेरिकी फौजी अड्डे जो खलीजी ममालिक में तबाह हो गए हैं। और अब यह भी कहा जाता है कि बेशतर फौजी अड्डे काम करने के लायक ही नहीं है। इस सिलसिले में आज के प्रोग्राम में बात होगी। मशरिकी वुस्ता में ताकत के तवाजुन को हिला देने वाला इंकिशाफ जो है वो सामने आया है, और सीएनएन की एक धमाका खेज तहकीकाती रिपोर्ट, जी हां, एक बड़ी आलमी मीडिया रिपोर्ट ने यह साफ कर दिया है कि ईरान ने सिर्फ जवाबी कार्रवाई नहीं की अमेरिका और इसराइल के खिलाफ, बल्कि अमेरिका के फौजी ढांचे को गहरे जख्म दिए हैं। रिपोर्ट के मुताबिक 19 दिन की जंग के दौरान ईरान के हमलों में कम से कम 16 अमेरिकी फौजी अड्डे और तंसीबात तबाह हो गए हैं। और सिर्फ मामूली नुकसान नहीं पहुंचा है बल्कि संगीन नुकसान पहुंचा है, ऐसा नुकसान जिसने कई अड्डों को अमली तौर पर मफलूज कर दिया है। ये अड्डे अमेरिका के कहां हैं? ये कुवैत में है, बहरीन में है, मुत्तहदा अरब इमारात में है, सऊदी अरब में है, उर्दून में है, इराक में है। यानी पूरा खलीजी खिता इस झटके से महफूज नहीं रहा। जराया कहते हैं कि सैटेलाइट तस्वीर, अंदरूनी मालूमात, अमरीकी और खलीजी जराया सब एक ही सिमत इशारा कर रहे हैं कि ईरान ने बराह रास्त हसास अहदाफ को निशाना बना दिया और अमेरिका की नींव जो है उसने गिरा कर रख दी। राडार सिस्टम अमेरिका के राडार सिस्टम, कम्युनिकेशन नेटवर्क सिस्टम, हत्ता कि फौजी तैयारे, ये सब जो है ईरान ने तबाह कर दिए। और ये कौन कह रहा है? ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये एएनएन न्यूज नहीं कह रही है, ये आलमी सतह पर सीएनएन की आजादाना रिपोर्ट तहकीकात सामने आई है। और तहकीकात साफ साफ बता रही है कि किस तरीके से ईरान ने अमेरिका के फौजी अड्डों को तबाह कर दिया। और सवाल यह है क्या अमेरिका वाकई तैयार था इस जंग के लिए? क्या ये हमले एक सरप्राइज थे ईरान की तरफ से, या इंटेलिजेंस में कहीं बड़ी चूक अमेरिका से हुई? रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि कुछ तंसीबात अमेरिका के अब नाकाबिल इस्तेमाल हैं, जबकि कुछ को दोबारा इस्तेमाल करने के लिए भारी लागत और बहुत वक्त लग सकता है। यानी एक बात सामने आ गई रिपोर्ट में, यह बात सामने आ गई कि अमेरिका अपने इन 16 फौजी तंसीबात को, मिलिट्री बेसिस को दोबारा इस्तेमाल कर सके, इसमें बहुत सारा पैसा भी अमेरिका को लगेगा और बहुत सारा वक्त भी। यानी अमेरिका जो है उसकी जो साख्त थी खलीजी ममालिक में उसको तबाह कर दिया है, गिरा दिया है, जमीन बोस कर दिया है ईरान ने। ये रिपोर्ट सीएनएन कर रही है। सीएनएन की तरफ से जो आजादाना तहकीकात हुई, सीएनएन की तरफ से जो रिपोर्ट सामने आई है उसमें साफ साफ दिखाया गया और लिखा गया
कि किस तरीके से ईरान ने अमेरिका को तबाह कर दिया उनके फौजी एस्टेब्लिशमेंट्स को खलीज ममालिक में। और उधर पेंटागन के आदाद शुमार सुनिए। अब अमेरिका कहता है कि इस जंग में हमें 25 अरब डॉलर का नुकसान हुआ, लेकिन CNN जराए का क्या कहना है? CNN कहती है कि अमेरिका को इस जंग में 40 से 50 अरब डॉलर तक का नुकसान हुआ। और ईरान क्या कह रहा है? ईरान का वाज़ा मौकूफ है, यह हमले दिफाई थे जो अमेरिका और इसराइल ने मिलकर जारियत की ईरान के खिलाफ। ईरान ने जवाबी हमले किए और यह हमले जवाबी थे ईरान की तरफ से, क्योंकि अमेरिकी अड्डे इसके खिलाफ कार्रवाइयों के लिए इस्तेमाल होते थे खलीजी ममालिक में। लेकिन बड़ा सवाल यह है, क्या यह सिर्फ एक जंग थी या एक नए आलमी तसादुम की शुरुआत? ख्वातीनो हजरात, हालात संगीन रहे, लेकिन पैगाम वाज़ा था ईरान की तरफ से। वाज़ा पैगाम था ईरान की तरफ से कि हम झुकेंगे नहीं, हम रुकेंगे नहीं और अपने दुश्मनों की आंखों में आंखें डालकर उनसे मुकाबला करेंगे। और अब दुनिया देख रही है और दुनिया ने मान लिया। अब आजादाना रिपोर्ट जो सामने आ रही है CNN की तरफ से, CNN वाज़ा तौर पर कह रही है कि इस जंग में अमेरिका का बहुत बड़ा नुकसान हुआ। इतना ही नहीं, बल्कि अमेरिका को माशी तौर पर भी बहुत बड़ा दचका लगा है अमेरिका को। और दुनिया ने देख लिया कि तन तनहा इस्लामी जमहूरिया ईरान किस तरीके से उसने अमेरिका के तैयारे जमीन बोस कर दिए, अमेरिका का थर्ड सिस्टम, डिफेंस एयर सिस्टम तबाह कर दिया। और इतना ही नहीं, बल्कि इब्राहिम लिंकन जो अमेरिका का सबसे खतरनाक बहरी जहाज माना जाता है, उसे भी तबाह कर दिया। और खातिन और हजरात, मैं आपको बताऊं अमेरिका कितना डरा हुआ है। अमेरिका को हरमुज के नजदीक अपना एक बहरी जहाज भेजना था, जिसे डब्ल्यू बुश के नाम से जाना जाता है। खतरनाक बहरी जहाज अमेरिका का माना जाता है। और अमेरिका ने लंबा रास्ता तय किया, पूरी दुनिया से घुमा घुमा के बहरी जहाज डब्ल्यू बुश को भेज दिया अपने हरमुज के करीब। और जो उनका शॉर्टेस्ट वे है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जो था जिससे यह गुजर सकता था, होप ऑफ केप टाउन से गुजर सकता था, वहां से नहीं गुजरा अमेरिका का यह बहरी जहाज। क्यों? क्योंकि उसे पता था अमेरिका को कि ईरान ने मेरे थर्ड सिस्टम को तबाह कर दिया, जंगी जहाजों को तबाह कर दिया, और जो उसके पास एवेक सिस्टम है उसको भी तबाह कर दिया। अब उसे पता था कि यह जहाज जो हमने दुनिया को बोल रखा है कि खतरनाक बहरी जहाज है, जैसे ही ईरान की मिसाइल रेंज में आएगा यह तबाह हो जाएगा। डरा हुआ अमेरिका, बुज़दिल ट्रंप अब डरता है ईरान के हुदूद में अपने जहाज भेजने से। बुज़दिल ट्रंप अपने बहरी जहाज को पूरी दुनिया घुमा के लाता है हरमुज के नजदीक, ताकि ईरान की मिसाइल रेंज से उनका जहाज महफूज रहे। यह है हकीकत। और CNN ने इसी रिपोर्ट को जो है सामने लाया है। CNN की एक ताजा तहकीकाती रिपोर्ट के मुताबिक 39 डेज की जंग के दौरान ईरान के हमलों में मशरिकी वुस्ता में वाक़ा कम से कम 16 अमेरिकी फौजी अड्डों और तंसीबात को नुकसान पहुंचा। रिपोर्ट के मुताबिक इन हमलों में कई अहम और कीमती अहदाफ को निशाना बनाया गया, जबकि बाज़ तंसीबात इस कदर मुतासिर हुई कि वो अमली तौर पर नाकाबिल इस्तेमाल हो गई। ये फौजी अड्डे कुवैत, बहरीन, मुत्तहदा अरब इमारात, सऊदी अरब, उर्दून और इराक में वाक़ा है, जहां मवासलाती निज़ाम, राडार सिस्टम और दीगर हसास अमरीकी अस्करी ढांचे को नुकसान पहुंचा और बेशतर जमीन बोस हो गया ईरान के हमलों में। और ये आज़ादाना तहकीकाती रिपोर्ट जो CNN ने सामने लाई है बैनुल अक़वामी सतह पे, उसमें कहा गया है कि उन्होंने कई दस्तावेज का जायजा लिया, कई अहदाफ का भी जायजा लिया। तहकीकात में सैटेलाइट तस्वीर और अमेरिका व खलीजी ममालिक के ज़राए से हासिल मालूमात का हवाला दिया गया है, जिसके मुताबिक ईरान ने जदीद राडार सिस्टम अमेरिका का कम्युनिकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर और फौजी तैयारों को खास तौर पर निशाना बना दिया और जमीन बोस कर दिया। और बाज़ मकामात पर नुकसान इतना ज्यादा है कि तंसीबात को दोबारा फाल करना एक बड़ा चैलेंज बन गया है अमेरिका के लिए।
जबकि कुछ माहिरीन का कहना है कि इनकी स्ट्रेटेजिक अहमियत के पेश नजर इन्हें मरम्मत के बाद दोबारा इस्तेमाल में लाया जा सकता है। उधर पेंटागन के हुकाम के मुताबिक इस जंग में अमेरिका को अब तक तकरीबन 25 अरब डॉलर लागत आ चुकी है, जबकि अंदरूनी अंदाजों के मुताबिक यह रकम 40 से 50 अरब डॉलर तक पहुंच सकती है। यानी बहुत बड़ा माशी नुकसान अमेरिका को उठाना पड़ा इस जंग में। ईरान का मौकूफ है कि खलीजी खित्ते में मौजूद अमेरिकी अड्डों को इसके खिलाफ कार्रवाइयों के लिए इस्तेमाल किया जा रहा था और इसके हमले जवाबी कार्रवाई के तौर पर किए गए। ये पेशरफ्त खित्ते में बढ़ी हुई कशीदगी और आलमी ताकतों के दरमियान बदलते तवाजुन की एक अहम अलामत समझी जाती है और यह बात साफ तौर पर नजर आती है कि ईरान मिडल ईस्ट में एक सुपर पावर के बतौर उभर रहा है। इस पर मजीद बात करने के लिए मेरे साथ जुड़े हैं मेरे साथी रफी। कल तक दुनिया समझती थी, जब 28 फरवरी को यह जंग शुरू हुई तो समझती थी दुनिया, अमेरिका और इसराइल भी, कि चंद घंटों में फतह हो जाएगा ईरान और इस्लामी जमहूरिया ईरान की रिजीम चेंज हो जाएगी। लेकिन आज 29 दिनों की जंग के बाद दुनिया कह रही है कि 16 फौजी अड्डे अमेरिका के तबाह कर दिए हैं ईरान ने। क्या तफसीलात है? बिल्कुल मुदस्सिर, आपको बता दें कि मशरिकी वुस्ता में 39 दिन तक जारी रहने वाली जंग के दौरान ईरानी हमलों से कम से कम 16 अमेरिका के जो मिलिट्री बेसिस और इंस्टॉलेशंस जो खलीज ममालिक में वाक़िया थे वो पूरी तरीके से तबाह हो चुके हैं। रिपोर्ट के मुताबिक आपको बता दूं कि मुतासिर होने वाली तनसीबात में से हाई वैल्यू टारगेट्स भी शामिल है, जहां कुछ फैसिलिटीज इतनी शिद्दत से तबाह हुए कि वो करीबन नाकाबिल इस्तेमाल हो चुके हैं। कई मकामात पर नुकसान इतना ज्यादा बताया जा रहा है कि उन्हें अमली तौर पर ऑपरेट करना मुश्किल है। ये इंस्टॉलेशंस कुवैत, बहरीन, यूएई, सऊदी अरबिया, जॉर्डन और इराक में वाक़िया है। कई मकामात पर अहम कम्युनिकेशन सिस्टम और जो रडार निज़ाम को बताया जा रहा है कि शदीद नुकसान पहुंचा है। तहकीकात के मुताबिक आपको बता दें कि रीजन में मौजूद काफी तादाद में यूएस मिलिट्री पोजीशंस मुतासिर हो गई है। ये मालूमात सैटेलाइट तस्वीरों और अमेरिका और गल्फ ममालिक के जो जराए हैं उनसे हासिल की गई है। फिलहाल आपको बता दें कि जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि जो रिपोर्ट सामने आ रही है और जो 39 दिन तक ये जंग जारी रही, इसमें इसराइल खासतौर पे अमेरिका के जो ये मिलिट्री इंस्टॉलेशन से इन पे काफी ज्यादा नुकसान हुआ है। और हमने देखा कि किस तरीके से इन 39 दिनों में अमेरिका का थार्ड सिस्टम और बाकी दीगर जो जदीद लड़ाका तैयारे थे वो किस तरीके से ईरान में जमीन बोझ किए गए। यानी जो एयर डिफेंस सिस्टम्स इस्तेमाल किए गए ईरान की जानिब से, उनकी वजह से वहां पे कितनी तबाही मची वो हमारे सामने आया है और पूरी दुनिया इस वक्त जानती है कि किस तरीके की तबाही जो है आज हम देख रहे हैं। मैं आपको बता दूं कि जिस तरीके से ये CNN ने रिपोर्ट जो मंजर आम पे लाई है और आजादाराना तरीके से ये रिपोर्ट जो है वो शाया की गई है और इसमें खास तौर पे आपको बता दें कि जिस तरह से हम देख रहे हैं जो सैटेलाइट इमेज से पता चलता है कि ईरान ने एडवांस रडार सिस्टम, कम्युनिकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर और एयरक्राफ्ट निशाना बनाया है। ये तमाम एसेट्स जो है वो महंगे और मुश्किल से रिप्लेस होने वाले हैं। फिलहाल के तौर पे जिस तरीके से पेंटागन ने भी इसकी तस्दीक की है और बता दें आपको कि उन्होंने जिस तरीके से बताया कि करीबन $25 बिलियन खर्चा जो है वो इन 39 दिनों में अमेरिका को खर्चा आया है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि जो अंदरूनी अंदाजे हैं वो बताया जा रहा है कि तकरीबन 40 से 50 बिलियन डॉलर का जो रकम है वो अमेरिका को इस जंग में जो है वो लग गया था। मैं आपको बता दूं कि ईरान बार बार ये जो मौकिफ है वो इख्तियार करता रहा है और खासतौर पे गल्फ रीजन में जो मौजूद यूएस बेसिस के खिलाफ जो कार्रवाइयां हमने देखी, जिसमें हमने देखा कि जो अमेरिका के मिलिट्री बेसिस है वो पूरी तरीके से ईरान के बैलिस्टिक हाइपरसोनिक क्लस्टर सबम्यूनिशन मिसाइल्स की जानिब से वो खत्म किए गए। और अब जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि इसकी जो रिपोर्ट्स है वो अब सीधे तौर पे मंजर आम पे भी लाई गई है। मैं आपको बता दूं कि जहां आज भी हम देख रहे हैं कि अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से बड़े बड़े दावे किए जा रहे हैं और खास तौर पे मैं आपको आज बता दूं कि आज भी उन्होंने अपने ओवल ऑफिस में सहाफियों से बात करते हुए एक बहुत बड़ा दावा किया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि कहीं ना कहीं जो ईरान है वो बेसब्री से चाहता है कि वो कोई मुआहिदा करे। लेकिन यहां पे आपको बता दें कि जिस तरीके से बताया जा रहा है कि ईरान बहरी नाकाबंदी के सबब तेल से पैसे नहीं कमा पा रहा है,
मुआहिदा करने के लिए वो बेचैन है, ये अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया है। मैं लेकिन आपको बता दूं कि जिस तरीके से IRGC इस वक्त भी कह रही है कि अगर अमेरिका चाहता है कि इस जंग को वो आगे लेना चाहते हैं तो हम भी तैयार हैं। एक तरफ से अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप सीज फायर की बात कर रहे हैं, दूसरी ओर हम देख रहे हैं कि किस तरीके से आपने हरमुज के आसपास जो बहरिया नाकाबंदी उनकी जानिब से ईरान के पोर्ट्स पे की गई है, वो भी जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि पूरी दुनिया के पास आया है। और कई ममालिक के जो प्रेसिडेंट्स थे उन्होंने हालांकि अमेरिका को बताया था कि वो आप गलत कर रहे हैं, आप सीज फायर की वायलेशन खुद कर रहे हैं। जहां हमने पहले देखा था अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने 15 दिन की आर्जी जंगबंदी की थी और उसके बाद कहीं ना कहीं इस तरीके की रिपोर्ट्स रही थी जिसमें बताया जा रहा था कि मुज़ाकरात का जो दूसरा दौर होगा वो पाकिस्तान में शायद हो सकते हैं। लेकिन सीधे तौर पे ईरान ने उन मुज़ाकरात करने से, एक मेज पे बैठने से जो है वो मना किया, क्योंकि उन्होंने सीधे तौर पे कहा कि अमेरिका की जानिब से इस वक्त सीज फायर वायलेशन की जा रही है। जिस तरीके से उन्होंने उनके पोर्ट्स पे नेवल ब्लॉकेड लगाया है और हम देख रहे हैं पिछले 18 दिनों से लगातार ये नेवल ब्लॉकेड लगाया गया है और कहीं ना कहीं जो उनके ईरान की कहीं जो कार्गो शिप्स थी उन पे भी कब्जा किया गया है। मैं आपको बता दूं कि इस जिस तरीके से अमेरिका की शिकस्त हुई है इस जंग में, जिस तरीके से अमेरिका की शिकस्त हुई है इस जंग में, और जो इस्राइल है जिसे ईरान दहशतगर्द रियासत मानता है, जिस तरीके से उसको भी मुंह की खानी पड़ी है, कहीं ना कहीं ये बात वाज़ा हो जाती है। आज जो CNN की रिपोर्ट सामने आई है कि 16 फौजी अड्डे अमेरिका के ईरान ने तबाह कर दिए, और यह भी रिपोर्ट सामने आ रही है कि किस तरीके से ईरान ने जो है इस्राइल के अंदर आग बरसा दी और उसकी मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट्स को, इस्राइल के एयर डिफेंस सिस्टम को तबाह कर दिया। अब बात यह वाज़ा तौर पे सामने आ रही है कि किस तरीके से अमेरिका भीख मांग रहा था कि सीज फायर होना चाहिए और किस तरीके से अमेरिका और इस्राइल कोशिश करते हैं दुनिया से अपना नुकसान छुपाने की। लेकिन यह बात वाज़ा हो चुकी है कि अब तक जब हम इस सूरत हाल की बात करते हैं, CNN रिपोर्ट की बात करते हैं, ईरान, इस्लामी जमहूरिया ईरान इस जंग में फतेहयाब हो चुका और अमेरिका और इस्राइल के माथे पर शिकस्त लिखी जा चुकी। बिल्कुल मुदस्सिर, इसमें कोई शक नहीं है कि किस तरीके से ईरान की जानिब से तबाही जो है वो अमेरिका के इन मिलिट्री एसेट्स पे की गई। खासतौर पे आपको बता दें कि जो अमेरिका के फजाई अड्डे इन खलीज ममालिक में थे, वहां पे जो बैलिस्टिक ड्रोन अटैक्स किए गए और जंग के दूसरे दिन से ही हमने देखा जब ईरान की जानिब से जवाबी हमले किए गए। और ईरान पहले से ही कह रहा था कि खलीज ममालिक में जितने भी मिलिट्री एसेट्स अमेरिका के हैं, उन कंट्रीज, खासतौर पे उन गल्फ कंट्रीज से उन्होंने कहा था कि वो वहां पे वो अमेरिकी जो फजाई अड्डे वहां पे वो बंद करा दे। अगर उन्होंने ऐसा नहीं किया तो उन पे ये अटैक्स जारी रहेंगे। और हमने देखा 39 दिन तक बराबर ईरान की जानिब से वो जवाबी हमले जारी रखे गए, जिसमें आज भी ये रिपोर्ट जो है वो अब मंजर आम पे लाई गई है, जिसमें ये बताया जा रहा है कि तकरीबन 16 जो मिलिट्री एसेट्स खासतौर पे जो उनके फजाई अड्डे थे वो पूरी तरीके से नेस्तो नाबूद किए गए हैं। और कहीं ऐसे भी मिलिट्री अड्डे उनके अमेरिका के हैं जो बताया जा रहा है कि कई साल लगेंगे वहां पे रेस्टोर करने के लिए। फिलहाल आपको बता दें कि जिस तरीके से हमने देखा कि ये इंस्टॉलेशंस कुवैत, बहरीन, UAE, सऊदी अरबिया, जॉर्डन और इराक में वाक़िया थी, और मुकम्मल तौर पे बताया जा रहा है कि जो अहम कम्युनिकेशन सिस्टम और रडार निजाम जो अमेरिका का था उसको भी कहीं ना कहीं निशाना किया गया है ईरान की जानिब से। और मैं आपको बता दूं कि रफी आप मेरे साथ बने रहेंगे, रफी आप मेरे साथ बने रहेंगे। ख़वातीन और हज़रात, मैं आपको बता दूं कि एक आज़ादाना रिपोर्ट सामने आई है जिसे बैनुल अक़वामी सतह के मीडिया हाउस CNN ने रिपोर्ट किया है, जिसमें वज़ाहतन बताया गया है कि किस तरीके से ईरान ने तनहा ही सैंक्शंस के बावजूद, माली दबाव के बावजूद अमेरिका की बजा दी है। अमेरिका के 16 फौजी अड्डे तबाह कर दिए हैं खलीजी ममालिक में। और रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि अमेरिका के बेशतर ये फौजी अड्डे जो हैं अब नाकाबिल इस्तेमाल हैं और अमेरिका को इनको ठीक करने के लिए और फिर से इस्तेमाल करने के लिए कई साल लग सकते हैं। इतना ही नहीं बल्कि जो माली नुकसान इसमें अमेरिका का हुआ है उसे $40 अरब के करीब या $50 अरब के करीब माना जाता है। ख़वातीन और हज़रात, इस जंग में हमने आप तक रिपोर्टिंग पहुंचाई, लेकिन जंग की खबरों में अक्सर शोर ज्यादा होता है और वजाहत कम। आज की खबर में भी कुछ ऐसा ही है, मगर इसके बीच में कुछ सवाल हैं जिन पर गौर करना जरूरी है।
एक बैनुल अक़वामी मीडिया इदारे यानी CNN की तहकीकात के मुताबिक ईरान और अमेरिका के दरमियान हालिया 29 रोजा तनाज़ा के दौरान मशरिकी वुस्ता में कायम कम से कम 16 अमेरिकी फौजी अड्डे मुतासिर हुए हैं। ये अड्डे मुख्तलिफ खलीजी ममालिक कुवैत, बहरीन, मुत्तहदा अरब इमारात, सऊदी अरब, उर्दून और इराक में मौजूद है। रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि हमलों का अहदाफ सिर्फ इमारतें नहीं थी बल्कि वो निज़ाम थे जिन पर किसी भी फौजी ताकत की बुनियाद कायम होती है, यानी अमेरिका का राडार सिस्टम, मवासलाती सिस्टम, ढांचा और फिजाई सलाहियतें अमेरिका की पूरी तरीके से पहले ईरान ने तबाह कर दी। कुछ मकामात पर नुकसान इस हद तक बताया जा रहा है कि इन्हें पूरी तौर पर अमेरिका इस्तेमाल नहीं कर सकता, बल्कि बड़ी जो है इसमें इन्वेस्टमेंट करने के बाद ही अमेरिका जो है इनको फिर से इस्तेमाल शायद कर सकता है। ये मालूमात जो है CNN ने कहां से लाई? CNN का यह कहना है कि उन्होंने ये मालूमात सैटेलाइट तस्वीर और मुख्तलिफ ज़राए से हासिल की हैं, जबकि कई जगहों का इनकी टीम ने खुद दौरा किया है। हर जंग की तरह यहां भी हकीकत के कई रुख हो सकते हैं। एक तरफ अंदाजे हैं, दूसरी तरफ उन अंदाजों की तशरीह। अमरीकी हुकाम के मुताबिक इस तनाज़ा की लागत अरबों डॉलर तक पहुंच चुकी है। सरकारी ज़राया पर एक रकम बताई जा रही है, जबकि गैर सरकारी अंदाजे इससे कई ज्यादा की तरफ इशारा करते हैं। ईरान का कहना है कि इसने जो कुछ किया वो रद्द-ए-अमल था जाहरियत का, जो अमेरिका और इसराइल की तरफ से शुरू की गई थी। इसके मुताबिक खत्ते में मौजूद अमेरिकी अड्डे इसके खिलाफ कार्रवाइयों के लिए इस्तेमाल हो रहे थे। यह खबर सिर्फ नुकसान या आदाद-ओ-शुमार की नहीं है, यह इस बात की भी है कि खत्ते में ताकत का तवाज़ुन किस सिमत जा रहा है और क्या ऐसे वाक़ात मुस्तक़बिल में मज़ीद कशीदगी को जन्म दे सकते हैं, क्योंकि जिस तरीके से ईरान ने पूरी दुनिया को पैगाम दिया है कि नाम नहाद सुपर पावर अमेरिका कुछ नहीं कर सकता है जब आप उसके सामने खड़े होते हैं पूरी जुर्रत के साथ, और आपके सस्ते हथियार भी दुश्मन के महंगे महंगे हथियारों को तबाह कर सकते हैं। रफ़ी, जिस तरीके से हमने देखा कि ईरान ने अपने सस्ते हथियारों का इस्तेमाल किया और अमेरिका के महंगे महंगे एयर डिफेंस सिस्टम और दीगर असासे जो है तबाह कर दिए, और दूसरी तरफ हमने देखा कि अमेरिका और इसराइल सिविलियन आबादी पे और सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर को टारगेट कर रहा था, जबकि ईरान ने जुर्रत का मुजाहरा किया और साथ ही में अखलाकियात का भी मुजाहरा किया कि हम सिर्फ दुश्मन के मिलिट्री टारगेट्स को जो है इंपैक्ट करेंगे और उसे तबाह भी कर देंगे। बिल्कुल मुदस्सिर, आपको बता दें कि जिस तरीके से आप जानते हैं कि जब 28 फरवरी 2026 को ये जंग शुरू की गई थी, और मैं आपको बता दूं कि रवा साल यानी 2025 में भी हमने देखा था इसराइल और ईरान के दरमियान जो 12 दिन जंग चली थी, उस बीच भी हमने देखा था कि अमेरिका की मुदाखलत के बाद कहीं ना कहीं इस जंग में जहां शिद्दत देखने को मिल रही थी, लेकिन जब जो जवाबी हमले ईरान की जानिब से खलीज ममालिक में वाक़या जो अमेरिका के फजाई अड्डे थे उन पे अटैक्स किए गए, तो उसके बाद कहीं ना कहीं जो अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप है उन्होंने 24 घंटे के बाद ही सीज फायर किया था। और कहीं ना कहीं आपको बता दें कि 9 महीने के बाद हमने देखा अमेरिका और इसराइल की जानिब से जो जॉइंट अटैक्स ईरान के मुख्तलिफ शहरों पे किए गए, खासतौर पे जो रिजीम चेंज करने की बात थी, वहां पे रिजीम को खत्म करने की बात उनके दिमाग में थी। और हालांकि हमने देखा कि वहां पे जो आयतुल्लाह अली खामनाई, जो साबिक सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामनाई वहां ईरान के थे, उनको और उनकी टीम जो है वो उस एयर स्ट्राइक में जाम बहक हुए। लेकिन कहीं ना कहीं आपको बता दें कि उसके बाद जो नए रहबर आला ईरान के चुने गए, यानी जो आयतुल्लाह अली खामनाई के फर्जंद थे मुज्तबा खामनाई, उनको वहां पे नए रहबर आला के तौर पे चुना गया। लेकिन उसके बाद हमने देखा कि किस तरीके से अवाम ईरान की वहां पे उस नई रिजीम के साथ खड़ी रही, और कहीं ना कहीं जो 39 दिन तक ये जंग चली, और इन 39 दिन में जो ताबड़तोड़ हमले ईरान की जानिब से किए गए, खासतौर पे इसराइल के जो मुख्तलिफ शहर, खासतौर पे जो मेजर सिटीज थी वहां पे वो अटैक्स किए गए। और वहां पे भी आपको बता दें जो IDF के हेडक्वार्टर्स थे, उनकी अहम तनसीबात फौज की थी, उन पे वो अटैक्स किए गए। लेकिन अगर हम देखें अमेरिका और इसराइल की जानिब से जो अटैक्स किए गए, वो सबसे पहले सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर को अटैक किया गया, सबसे पहले स्कूल्स, और हमने देखा तकरीबन 180 के करीब वहां पे जो गर्ल्स स्टूडेंट्स थी वो उसमें जाम बहक हो गई थी। और मिनाब के नाम पे हमने देखा
देखा था जब इस्लामाबाद में मेज सजी थी तो उन्होंने उस फ्लाइट का नाम ही वहां पे ऑपरेशन मिनाब रखा था। और कहीं ना कहीं बाद में जिस तरीके से हमने देखा कि अमेरिका कहीं ना कहीं घुटनों पे आ गया था और कहीं ना कहीं जो माशी हालत अमेरिका की थी वो काफी खतरनाक तरीके से हिट हो गई थी और वो चाहते थे कि कोई मुआहिदा होना चाहिए। और इस वक्त भी हम देख रहे हैं मुदस्सिर की अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप बड़े बड़े दावे कर रहे हैं कि उन्होंने तमाम जो ईरान की सलाहियतें हैं वो उन्होंने खत्म की है। और इस वक्त भी आपको बता दें कि जिस तरीके से वो कह रहे हैं कि उन्होंने जो तमाम जो जौहरी सलाहियत उसके साथ साथ जो बाकी फैक्ट्रीज जहां पे ड्रोन्स और मिसाइल्स बनते थे वो उन्होंने मुकम्मल तौर पे खत्म की है, लेकिन उसके बावजूद उनको इनसिक्योरिटी है, वो एक कंक्रीट एग्रीमेंट चाहते हैं। और वहां से मैं आपको बता दूं कि ईरान ये मानने के लिए तैयार नहीं है कि वो जो यूरेनियम अफजूदा या खास तौर पे वो जो जौहरी निजाम उनका चल रहा था, प्रोग्राम चल रहा था, वो बंद नहीं करना चाहते हैं। और खास तौर पे आपको बता दें कि इस वक्त भी जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि जो नए मुज़ाकरात का जो दौर है, बातचीत करने की जो बातें चल रही थी, अभी तक ईरान बात करने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि लगातार पिछले 18 दिनों से हम देख रहे हैं कि अमेरिका की जानिब से जो उनकी नेवी है, उनकी जानिब से जो पोर्ट्स ईरान के हैं वहां पे नेवल ब्लॉकेड लगाया गया है। और ईरान चाहता है कि वो नेवल ब्लॉकेड जो है वो जल्द से जल्द खत्म होना चाहिए और उसके बाद ही वो कोई बातचीत करेंगे, कोई मुआहिदा करेंगे। देखने वाली बात होगी कि किस तरीके के हालात आने वाले दिनों में रहेंगे। इस वक्त हम देख रहे हैं कि हालात काफी कशीदा है, जहां हम देख रहे हैं कि आपने हरमुज पे ये पूरी जंग जो है वो लड़ी जा रही है। और इस तरीके की रिपोर्ट्स भी आ रही है जहां पे बताया जा रहा है कि अगर नेवल ब्लॉकेड अमेरिका का इस तरीके से ही चलता रहा तो जो 8 डेटा केबल्स जो स्ट्रेट से गुजरती है उनको ईरान कट कर सकता है। तो अगर इस तरीके का कोई लाहे अमल ईरान चुनता है, क्या अमेरिका की जानिब से वो अपने नेवी को वो वापस बुलाता है या वो मजीद आपने हरमुज पे कंट्रोल करने की कोशिश करता है, वो देखने वाली बात होगी। मुदस्सिर, बहुत बहुत शुक्रिया मुझे ज्वाइन करने के लिए। ख्वातीन और हजरात, बात कर रहे थे हम कि किस तरीके से CNN की आजादाना रिपोर्ट सामने आई है और बताया गया है कि अमेरिका के 16 जो मिलिट्री बेसिस हैं खलीजी ममालिक में, उनको पूरी तरह से जमीन बोस कर दिया है ईरान ने। 29 दिनों तक चलने वाली ये जंग, बाद में जो है ट्रंप ने अपना पागलपन भी दिखाया था थोड़ा सा, लेकिन बुज़दिल ट्रंप फिर दूसरे ममालिक के पास जाता है कि मुझे ईरान से बचाओ, मुझे सीज फायर कराओ। सीज फायर हो गया था, लेकिन टर्म्स एंड कंडीशंस जो है वो आज भी ईरान कह रहा है कि हमारी होंगी। हमारी टर्म्स एंड कंडीशंस पे अगर जंग रोकनी है तो अच्छी बात है, नहीं रोकनी है तो ईरान अगले 10 सालों के लिए भी इस जंग को लड़ने के लिए तैयार है। बढ़ते हैं अपने दूसरे मौजू की तरफ। याद करते हैं 2014 के असेंबली इंतखाबात को। 2014 में जब यहाँ पे असेंबली इंतखाबात हो रहे थे तो बहुत सारे लोगों ने, बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टीज ने लोगों को कहा था हमें वोट दो क्योंकि हमें बीजेपी को जम्मू कश्मीर से बाहर रखना है। फिर हमने देखा 2014 में इलेक्शंस हो जाते हैं और पीडीपी जो है वो बीजेपी के साथ हुकूमत बना लेती हैं। उसके बाद हमने देखा 2019 में जो है यहाँ पे यूनियन टेरिटरी बन गई, 370 हट गया। उसके बाद 2024 में पहली बार असेंबली इंतखाबात हुए और एक बार फिर वही नारा लगा कि अगर बीजेपी को कश्मीर से दूर रखना है, जो कश्मीर की हुकूमत साजी से दूर रखना है, हमें वोट दो। और इसी वोट को मांगा गया और लोगों ने फिर से एतमाद किया, नेशनल कॉन्फ्रेंस को वोट दिया। पीडीपी के लिए जो है 3 एमएलए चुने गए और साथ ही में कुछ इंडिपेंडेंट कैंडिडेट सामने आते हैं। और जो मजमूई तौर पर नताइज सामने आए 90 सीटों पे, उनमें से जो 42 है नेशनल कॉन्फ्रेंस को मिले, कांग्रेस को 6 सीटें मिली, पीडीपी को 3, आजाद उम्मीदवार 7 थे, सीपीएम की 1 सीट है, आम आदमी पार्टी यानी महराज मलिक डोडा उसकी 1 सीट रही, पीपल्स कॉन्फ्रेंस की 1 सीट रही और बीजेपी के पास मजमूई तौर पे 29 सीट्स थी। और उसके बाद हम जानते हैं कि नगरोटा में जो है देवेंद्र रैना एक्सपायर हो जाते हैं और बड़गाम कॉन्स्टिट्यूएंसी से उमर अब्दुल्ला वैकेट कर लेते हैं क्योंकि उन्होंने गांदरबल में भी सीट जीती थी। 2 सीटें खाली हो जाती हैं और इसी असना में हमारे यहाँ राज्यसभा के इंतखाबात होते हैं। राज्यसभा इंतखाबात में आम लोग वोट नहीं डालते। राज्यसभा इंतखाबात में एमएलएज जिनको हम चुनते हैं वही वोट डालते हैं कि राज्यसभा यानी पार्लियामेंट कौन जाएगा हमारी रियासत से।
अब जब राज्यसभा का इलेक्शन हो गया तो उस वक्त जो है 2 सीटें हमारे पास नहीं थी, नगरोट और बड़गाम की, और मजमूई तौर पे हमारे पास जो नंबर्स थे वो 88 थे। 90 माइनस 2 88 सीट्स हमारे पास थी। अब इन 88 सीट्स पे, या यूं कहकर चलिए कि राज्यसभा इलेक्शंस के लिए हमारे असेंबली में 88 वोट्स थे। ये वोट जो है कौन करता है? वही एमएलए जिसको हमने चुना है। इन 88 वोट्स में से नेशनल कॉन्फ्रेंस, पीडीपी और कांग्रेस के पास कितने थे? नेशनल कॉन्फ्रेंस के 42, कांग्रेस के 6 वोट, पीडीपी के 3 वोट, और कुछ इंडिपेंडेंट जिन्होंने ऐलान किया था कि हम एमसी को सपोर्ट कर रहे हैं, उन्होंने जो है हम मान के यही चलेंगे कि उन्होंने जो है अपना वोट नेशनल कॉन्फ्रेंस के कैंडिडेट के लिए रखा था। और आपको याद दिला दूं कि सतीश शर्मा जो कि कैबिनेट मिनिस्टर भी हैं, छम से ये इलेक्ट हुए थे, वो असल में नेशनल कॉन्फ्रेंस के एमएलए नहीं हैं, लेकिन इलेक्शन जीतने के बाद उन्होंने कहा था कि मैं नेशनल कॉन्फ्रेंस को अपना सपोर्ट देता हूं, यानी उनको मिलाकर 43 नेशनल कॉन्फ्रेंस की सीटें बन जाती हैं। और फिर बानी रामेश्वर सिंह जो है उन्होंने भी अपना सपोर्ट नेशनल कॉन्फ्रेंस को दिया। छम से सरनकोट से मोहम्मद अकरम जो है उन्होंने भी नेशनल कॉन्फ्रेंस को सपोर्ट दिया। प्यारे लाल शर्मा इंदरवाल से जो इलेक्ट हुए थे उन्होंने भी नेशनल कॉन्फ्रेंस को अपना सपोर्ट दिया। और जिस वक्त राज्यसभा इलेक्शंस हुए उस वक्त हम मान के फिर चलते हैं कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के पास 58 वोट्स थे। 58 वोट्स। बीजेपी के पास कितने वोट्स थे? बीजेपी के पास थे महज 28 वोट्स थे, असल में 29, क्योंकि देवेंद्र रैना जो नगरोटा से इलेक्ट हुए थे वो एक्सपायर हो जाते हैं, और जब राज्यसभा के इलेक्शंस हुए, बाय इलेक्शंस नहीं हुए थे, तो बीजेपी के पास सिर्फ 28 वोट्स थे। अब जो नोटिफिकेशन आती है राज्यसभा इलेक्शन की, 2 सीटें जीत जाती हैं नेशनल कॉन्फ्रेंस आराम से। और मैं आपको बताऊं ख्वातीन और हजरात की ये एमएलएज वोट कैसे करते हैं। उनको एक पर्ची दी जाती है, उस पर्ची पे जो है कैंडिडेट्स के नाम होते हैं कि कौन सा कैंडिडेट है और आप किस कैंडिडेट को वोट देना चाहते हैं। और जब ये वोट करते हैं उस पर्ची पे, जब ये उस पे टिक करते हैं या मोहर लगाते हैं, कहते हैं कि मैं अपना वोट नेशनल कॉन्फ्रेंस के इस कैंडिडेट को दे रहा हूं। जब ये उस पे मोहर लगाते हैं, जब ये उस पे साइन करते हैं, जब ये उस पे टिक मारते हैं कि मेरा वोट किसके लिए है, कि किसको मैं राज्यसभा भेजना चाहता हूं, तो राज्यसभा में एक रूल होता है, राज्यसभा इलेक्शंस में एक रूल होता है कि जब आप पर्ची पे वोट डालते हैं, आपको यही वोट अपने पोलिंग एजेंट को दिखाना है। और ये पोलिंग एजेंट जो है पार्टी तय करती है कि कौन होगा। मैं आपको मिसाल के तौर पर समझाता हूं। नेशनल कॉन्फ्रेंस के जितने भी एमएलए हैं जिनको वोट देना है, उनके लिए नेशनल कॉन्फ्रेंस ही एक एजेंट रखती है। और इस एजेंट का काम क्या होता है? इस एजेंट का काम होता है कि जब नेशनल कॉन्फ्रेंस का एमएलए अपना वोट मार्क करे, जब वो अपना वोट जो है डालने के लिए जाए, तो वोट डालने से पहले जब वो उस पर ठप्पा लगाए, साइन करे, टिक मारे कि मेरा वोट किसके लिए है, वो इस एजेंट को, नेशनल कॉन्फ्रेंस के एजेंट को अपना वोट दिखाता है और कहता है कि देखो जी, मेरी पार्टी ने बोला है कि आपको नेशनल कॉन्फ्रेंस के कैंडिडेट को वोट देना है, मैंने दे दिया। ऐसा प्रोसेस होता है। इसे पॉलिटिकल लैंग्वेज में कहा जाता है ओपन बैलेट सिस्टम या ओपन बैलेट वोट, कि जहां पे आप अपना वोट छुपा नहीं सकते हैं अपने एजेंट से, अपनी पार्टी से। अपनी पार्टी से आप वोट नहीं छुपा सकते हैं, सीधे आप उनको दिखाएंगे कि राज्यसभा का इलेक्शन है, मैं नेशनल कॉन्फ्रेंस का एमएलए हूं, तो ये देख लीजिए नेशनल कॉन्फ्रेंस के एजेंट, मैंने नेशनल कॉन्फ्रेंस को ही वोट दिया। पीडीपी पार्टी है तो पीडीपी का एमएलए भी अपना वोट जो है अपने पीडीपी के एजेंट को दिखाएगा। डालने से पहले उसने ठप्पा मार दिया, लेकिन बैलेट में डालने से पहले उसको एजेंट को दिखाना है कि देखो जी, मेरे हाथ में ये वोट है और पीडीपी ने जिसको कहा है मुझे वोट देने के लिए, मैंने उसी को डाला। और तब जाके वो पर्ची, वो वोट जो है बैलेट में डाल सकता है, जो कि एक बॉक्स होता है। अब इसमें ऐसा भी है कि अगर नेशनल कॉन्फ्रेंस का एमएलए, अगर पीडीपी का एमएलए, अगर बीजेपी का एमएलए, अगर कांग्रेस का एमएलए अपने एजेंट को वोट दिखाता है और एजेंट को यह पता चलता है वोट से, मान लीजिए नेशनल कॉन्फ्रेंस का एमएलए है, उसने नेशनल कॉन्फ्रेंस के एमएलए के बजाय बीजेपी के एमएलए, बीजेपी के कैंडिडेट को वोट दिया है, तो ये जो पोलिंग एजेंट है जिसको नेशनल कॉन्फ्रेंस अपॉइंट करती है, उसके पास ये इख्तियार है कि वो इससे कहेगा और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से भी कहेगा कि ये जो हमारा एमएलए है इसका वोट मनसूख किया जाए, इसका वोट गिना ही नहीं जाए, और वो इस वोट को फिर बैलेट में नहीं डाल सकता।
और ना ही उसको शुमार किया जाएगा। क्यों? क्योंकि वो कहेगा कि पार्टी ने जिस कैंडिडेट को वोट देने के लिए इस एमएलए को बोला है, इसने उसको नहीं दिया है, इसने किसी और को दिया है। और इतना ही नहीं बल्कि जब एजेंट को पता चले वोट देख के कि जिस कैंडिडेट को वोट देना था उसको नहीं दिया, तो उसके बाद वो एमएलए असेंबली से खारिज हो जाता है, यानी वो अब एमएलए रहेगा ही नहीं। ये कानून है। अब हम बात करते हैं एदाद शुमार की। जो यहां पे राज्यसभा के इलेक्शंस हुए, 88 वोट्स थे इस राज्यसभा इलेक्शंस में। 4 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को हमें चुनना था। चारों की चारों सीटें नेशनल कॉन्फ्रेंस जीत जाती है, ऐसा एदाद शुमार है। लेकिन हकीकतन जब हम नजर डालते हैं, जब नताइज आते हैं, तो नेशनल कॉन्फ्रेंस सिर्फ 3 सीटें जीतती हैं और 1 सीट बीजेपी जीतती है। अब ये सरप्राइज क्यों है लोगों के लिए? ये सरप्राइज क्यों है? ठीक है, नेशनल कॉन्फ्रेंस ने 3 सीटें जीती तो 1 बीजेपी ने भी जीती, लेकिन आदाद शुमार ये बता रहे हैं कि जो अर्थमेटिक हमारे पास हैं उनके मुताबिक बीजेपी कोई सीट जीत ही नहीं सकती थी। चारों की चारों सीटें जो है नेशनल कॉन्फ्रेंस जीतती थी। अब मैं आपको बताऊंगा कैसे। 3 सीटें नेशनल कॉन्फ्रेंस ने जीती और जो चौथी सीट थी, चौथी सीट के लिए भी जब वोट डालने थे तो नेशनल कॉन्फ्रेंस के पास 58 वोट्स होते हैं। 58 वोट्स, उसमें पीडीपी भी मैं शामिल करता हूं, कांग्रेस भी शामिल करता हूं और कुछ इंडिपेंडेंट शामिल करता हूं, एआईपी को लेके, अवामी इत्तेहाद पार्टी, इंडियन रेसिस्ट की जो पार्टी है। अब 29 वोट्स चाहिए नेशनल कॉन्फ्रेंस को कि वो चौथी सीट भी जीते, राज्यसभा की चौथी सीट भी वो जीत जाते, चौथी सीट। अब जब नेशनल कॉन्फ्रेंस वोटिंग करती है, पीडीपी उनके साथ मिल जाती है, कांग्रेस उनके साथ मिल जाती है, तो 29 वोट्स चाहिए और नेशनल कॉन्फ्रेंस से सीट जीत जाएगी। और बीजेपी के पास कितने वोट हैं? सिर्फ 28 वोट हैं बीजेपी के पास। लेकिन अब आप सरप्राइज देख लीजिए, जो बीजेपी है उसे मिलते हैं 32 वोट्स। 32 वोट्स मिल जाते हैं बीजेपी को और नेशनल कॉन्फ्रेंस को सिर्फ 22। बताइए बीजेपी को किसने वोट डाला? बीजेपी को किसने वोट डाला? नेशनल कॉन्फ्रेंस ने, पीडीपी ने, कांग्रेस ने, अवामी इत्तेहाद पार्टी ने? किसने बीजेपी को वोट दिया? बीजेपी यह सीट कैसे जीत गई, जो कि नामुमकिन है? जो नामुमकिन है तो बताइए, बीजेपी की मदद किसने की? बीजेपी को वोट किसने दिया? क्या यह वही लोग हैं जो लोगों को कहते हैं कि बीजेपी को रोकने के लिए असेंबली इंतखाबात में हमारी पार्टी को वोट दो, और राज्यसभा इलेक्शन में खुद ही अपना वोट बीजेपी को देते हैं, बीजेपी की जीत को यकीनी बनाते हैं? सवाल यह है, आज हम सवाल सीधा पूछेंगे और जवाब लेकर रहेंगे कि कश्मीर में बीजेपी की बी टीम कौन है, बीजेपी की मदद कौन कर रहा है, बीजेपी को अपना वोट कौन देता है, और बीजेपी की जीत को जम्मू कश्मीर में यकीनी कौन पार्टी बनाती है। यह कोई इल्जाम नहीं है, यह एक संजीदा सवाल है। और यह सवाल पैदा हुआ है जब एक आरटीआई दायर की गई और आरटीआई में यह जवाब आता है कि बीजेपी ने भी अपना पोलिंग एजेंट रखा, नेशनल कॉन्फ्रेंस ने भी अपना पोलिंग एजेंट रखा, कांग्रेस ने भी अपना पोलिंग एजेंट रखा, मगर पीडीपी, पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी ने अपना पोलिंग एजेंट नहीं रखा। अब बताइए, पीडीपी जब आपके एमएलए ने वोट डाला तो उसने किसको अपना वोट दिखाया? किसको अपना वोट दिखाया? पीडीपी 2014 में आपने 2014 में लोगों से कहा कि अपना वोट पीडीपी को दो, क्योंकि हम बीजेपी को कश्मीर से बाहर रखेंगे, जम्मू कश्मीर से बाहर रखेंगे। वोट लिए आम लोगों से, फिर बीजेपी के साथ सरकार बनाई। अब की बार यह बताइए कि राज्यसभा इलेक्शन में किस जमात ने, किस एमएलए ने क्रॉस वोटिंग करके बीजेपी को जिताया कश्मीर में? यह कौन सी पार्टी है? ख्वातीन और हजरात, जब एमएलए, 3 एमएलए जाते हैं पीडीपी के वोट डालने के लिए राज्यसभा इलेक्शन में, नेशनल कॉन्फ्रेंस के एमएलए अपना वोट पोलिंग एजेंट को दिखाते हैं,
कांग्रेस के अपने पोलिंग एजेंट को दिखाते हैं, लेकिन पीडीपी के एमएलए किसी को नहीं दिखाते, किसी को नहीं दिखाते। ऐसा क्यों? ऐसा क्यों? ये जब एजेंट नहीं होगा तो वोट चेक कौन करेगा? दूसरी तरफ नेशनल कॉन्फ्रेंस ने 4 एजेंट्स मुकर्रर किए, बीजेपी ने भी 2 एजेंट्स रखे थे और कांग्रेस ने सिर्फ 1 एजेंट। अब सवाल यह है कि पीडीपी क्यों गायब थी, उसका एजेंट गायब क्यों था? महबूबा मुफ्ती ने या पीडीपी के जनरल सेक्रेटरी ने इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को क्यों नहीं लेटर लिखी कि हम अपना एजेंट अपॉइंट कर रहे हैं? हमने अपने एजेंट को बोला है कि आप नेशनल कॉन्फ्रेंस के कैंडिडेट को वोट दो, और अगर हमारा एजेंट उनका वोट देखे कि वो किसी और पार्टी को देते हैं तो उसको पता था पीडीपी के एमएलए को कि मैं डिस्क्वालीफाई भी हो जाऊंगा और मेरा वोट जो है गिनती में शामिल नहीं होगा। क्योंकि जब पीडीपी सपोर्ट करती है नेशनल कॉन्फ्रेंस के एमएलए को, उनके कैंडिडेट को, तो ये पार्टी व्हिप जारी करती है, ऐलानन कहती है पार्टी। मान लीजिए पीडीपी के 3 एमएलए हैं और पीडीपी जो है पहले ही अनाउंस कर देती है कि इस राज्यसभा इलेक्शन में हम अपना वोट नेशनल कॉन्फ्रेंस के कैंडिडेट को देंगे, बीजेपी को नहीं देंगे। जब ये अनाउंस हो गया उसके बाद पीडीपी को अपना एक एजेंट जो है अपॉइंट करना है, और जैसे ही पीडीपी का एमएलए पर्ची पर अपना मोहर डालेगा कि मैं अपना वोट जो है नेशनल कॉन्फ्रेंस के कैंडिडेट को देता हूं, और जब वो अपना वोट पार्टी के तरफ से अपॉइंट किए गए एजेंट को दिखाएगा, अगर एजेंट को पता चला कि इसने नेशनल कॉन्फ्रेंस के बजाय, नेशनल कॉन्फ्रेंस के कैंडिडेट के बजाय अपना वोट बीजेपी को दिया है, तो वो इस वोट को रोक देगा। उसके पास ये इख्तियार है, ऐसा कानून है राज्यसभा इलेक्शंस में, और वो कहेगा कि ये वोट गिना नहीं जाएगा, ये बैलेट में नहीं जाएगा, बॉक्स में नहीं जाएगा, और साथ ही में उस एमएलए को डिस्क्वालीफाई होना पड़ेगा असेंबली से। लेकिन सवाल ये है कि पीडीपी ने अपना एजेंट अपॉइंट क्यों नहीं किया? पीडीपी ने 2002 में भी राज्यसभा इलेक्शन लड़े और लोगों को भेजा यहां से पार्लियामेंट। 2015 में भी उन्होंने इलेक्शन लड़ा। तो क्या यह एक सियासी कोताही है पीडीपी की, या फिर वही सब कुछ पहले से ही तय किया गया था? और जरा यह भी देखिए और सुनिए, बीजेपी को जीतने के लिए वोट कम पड़ रहे थे, यानी जो आदाद शुमार हैं, बीजेपी कोई सीट जीत ही नहीं सकती थी, लेकिन इसके बावजूद भी बीजेपी ने सीट जीत ली। रिपोर्ट्स के मुताबिक बड़े पैमाने पर क्रॉस वोटिंग हुई। क्रॉस वोटिंग का मतलब होता है कि मेरी पार्टी ने मुझे कहा कि आपको नेशनल कॉन्फ्रेंस के कैंडिडेट को वोट देना है, एमएलए को बता दिया, नेशनल कॉन्फ्रेंस ने अपने, नेशनल कॉन्फ्रेंस कांग्रेस और पीडीपी ने अपने एमएलए को बता दिया कि आप नेशनल कॉन्फ्रेंस के कैंडिडेट को वोट देंगे। लेकिन जब ये एमएलए वोट डालने जाता है तो ये नेशनल कॉन्फ्रेंस के कैंडिडेट को वोट नहीं देता, ये बीजेपी के कैंडिडेट को वोट दे देता है। इसे क्रॉस वोटिंग कहते हैं, इसे क्रॉस वोटिंग कहते हैं। और इस क्रॉस वोटिंग को बचाने के लिए, इस क्रॉस वोटिंग का पर्दाफाश करने के लिए राज्यसभा इलेक्शंस में यही होता है कि जब एमएलए जाएगा वोट डालने के लिए, वो अपना वोट बॉक्स में डालने से पहले इस अपने एजेंट को दिखाएगा, ये यकीन करने के लिए कि हां, जिस पार्टी को वोट डालने के लिए मुझे मेरी पार्टी ने कहा है, मैंने उसी कैंडिडेट को डाला। लेकिन पीडीपी ने जो है ऐसा नहीं किया, अपना उन्होंने एजेंट नहीं रखा। अब जो क्रॉस वोटिंग की बात हो रही है, ऐसे एमएलए जिन्होंने नेशनल कॉन्फ्रेंस की हिमायत का ऐलान किया था, उन्होंने वोटिंग के वक्त अपना रुख कहीं बदल तो नहीं दिया। मैं आज सीधा सवाल पूछ रहा हूं, क्या यह सब इत्तेफाक है या फिर कोई पोशीदा समझौता? और कांग्रेस पर भी सवाल उठ रहे हैं, खातिन हजरत, कांग्रेस पे भी सवाल उठ रहे हैं। पार्टी ने सिर्फ एक ही मजाज एजेंट मुकर्रर क्यों किया, और वो खुद एक एमएलए थे? अब मैं इस बात को आपको ऐसे समझाता हूं। जब पार्टी 2 एजेंट्स को मुकर्रर करती है तो उसका मकसद यह होता है कि जब पहला वाला एजेंट अपना वोट दे तो वो दूसरे एजेंट को अपना वोट दिखाए। लेकिन यहां पे कांग्रेस ने ऐसा नहीं किया। उनका जो एजेंट था वो है एमएलए बांडीपुरा निजामुद्दीन भट्ट। निजामुद्दीन भट्ट से इलेक्शन के बाद जब पूछा गया कि आपने तो कांग्रेस के जो एमएलए हैं, कांग्रेस के 6 एमएलए हैं निजामुद्दीन भट्ट को लेकर असेंबली में, उनसे जब पूछा गया कि आपने 5 एमएलए का वोट चेक किया कि वो अपना वोट नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस के मुश्तरका कैंडिडेट को दे रहे हैं, लेकिन आप ये बताइए जब आप खुद वोट डालने गए तो आपने अपना वोट किसको दिखाया?
तो उन्होंने जवाब में कहा था कि मैंने अपना वोट खुद को दिखाया, और मेरे ख्याल से ये काबिल कबूल जवाब नहीं है। उन्होंने अपना वोट किसी दूसरे एजेंट को नहीं दिखाया क्योंकि दूसरा एजेंट था ही नहीं। ये क्या हो रहा है कश्मीर की सियासत में? कानून साफ कहता है कि पार्टी के एमएलए को अपना वोट एजेंट को दिखाना होता है, वरना वोट मनसूख हो सकता है। तो फिर किसने कवायद को नजरअंदाज किया, किसने फायदा उठाया? और सबसे बड़ा सवाल, कश्मीर में बीजेपी की टीम बी कौन है? टीम बी कौन है बीजेपी की? सिर्फ एक इलेक्शन से यह पता चला। यह आवाम के एतमाद का मामला है। यह सिर्फ इलेक्शन का मामला नहीं है, यह सिर्फ चंद वोटों का मामला नहीं है, यह आवाम के एतमाद का मामला है। हम सवाल पूछते रहेंगे क्योंकि सच सामने आना जरूरी है। और ख़वातीन और हज़रात, सबसे अहम बात यह है, कभी कभी सियासत में कहानी वहां से शुरू होती है जहां से हमें वो दिखाई जाती है, बल्कि वहां से शुरू होती है। मैं ये कहना चाहता हूं कि बहुत बार हमने देखा कि सियासत में कहानियां हमें वहां से दिखाई जाती हैं जहां से असल में वो शुरू होती ही नहीं थी, बल्कि कहानी असल में जो है शुरू वहां से होती है जहां पे हम सवाल पूछना छोड़ देते हैं। जम्मू व कश्मीर के हालिया राज्यसभा इंतखाबात में कुछ ऐसे ही सवाल छोड़ गए हैं। एक आरटीआई के जवाब में सामने आया है कि पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी पीडीपी ने अपने एमएलएज की वोटिंग की तस्दीक के लिए कोई एजेंट मुकर्रर नहीं किया। ये एक मामूली नुकसान लग सकता है, लेकिन दरअसल यही तफसील पूरी कहानी का दरवाजा खोल देती है। कानून क्या कहता है? कानून कहता है कि जब कोई एमएलए अपना वोट डालता है राज्यसभा इलेक्शन में, तो इसे अपनी पार्टी के एजेंट को बैलेट पेपर दिखाना होता है। यह सिर्फ एक रस्मी अमल नहीं है, बल्कि पार्टी डिसिप्लिन की जमानत होता है कि एमएलए उसी को वोट दे रहा है जिसके बारे में उसकी पार्टी ने उसको बताया है। अब जरा रुकिए और सोचिए, अगर कोई पार्टी अपने 3 एमएलएज के लिए एक भी एजेंट मुकर्रर ना करे, तो क्या वो ये जानता ही नहीं कि इसके वोट कहां जा रहे हैं, या फिर जानना ही नहीं चाहते कि इसके वोट किसको पड़ रहे हैं? इसी दौरान कुछ और जमातों ने एजेंट्स मुकर्रर किए, नेशनल कॉन्फ्रेंस ने, बीजेपी ने और कांग्रेस ने भी। अगरचे सिर्फ एक यहां सवाल इल्जाम का नहीं, सवाल तरतीब का भी है। वाक़ात की वो तरतीब जो हमें एक खामोश खला की तरफ ले जाती हैं। इसी इंतखाब में नतीजा वो आया जिसकी तवक्का कम थी। एदाद-ओ-शुमार कुछ और कह रहे थे, लेकिन नतीजा कुछ और निकल आया। कुछ ऐसे अरकान असेंबली जिन्होंने एक सियासी जमात की हिमायत का ऐलान किया था, वोटिंग के वक्त इनका फैसला मुख्तलिफ शायद हो गया। ये सब कैसे होता है? क्या ये सिर्फ एक लम्हे का फैसला होता है, या फिर ऐसे फैसले खामोशी में तैयार किए जाते हैं? और फिर एक और पहलू सामने आता है, जब निगरानी का निज़ाम ही मौजूद ना हो, तो सवाल सिर्फ ये नहीं रहता कि किसने वोट बदला, बल्कि ये भी किसी ने क्या देखा ही नहीं या पता करने की कोशिश नहीं की कि मेरी पार्टी के एमएलए कहाँ पे वोट डाल रहे हैं। ये कहानी शायद सिर्फ एक निशस्त की नहीं है, ये निज़ाम की है जिसमें शफाफियत का दावा तो किया जाता है, मगर कुछ जगह खाली छोड़ दी जाती हैं, और इन्हीं खाली जगहों में सियासत अपने नए माने तलाश करती हैं। आप खुद फैसला कीजिए, ये महज इत्तेफाक है या एक सियासी खामोशी जिसके पीछे बहुत कुछ छुपा हुआ है। पीडीपी ने अपना एजेंट तो नहीं रखा, लेकिन नेशनल कॉन्फ्रेंस के क्या कुछ एमएलएज का वोट जाया हो गया? ये भी अपने आप में एक बहुत बड़ा सवाल है। ये भी अपने आप में एक बहुत सवाल है। और ख़वातीन और हज़रात, आज रात हम वो सवाल उठा रहे हैं जिससे शायद बचना अब मुश्किल है, मगर जो लोग बचना चाहते हैं, एएनएन न्यूज़ उनसे सवाल पूछती रहेगी। कई सालों से कश्मीर की सियासत में आवाम को यह कहता जा रहा है कि बीजेपी को रोकना है, बीजेपी को दूर रखना है, इसलिए पीडीपी को, नेशनल कॉन्फ्रेंस को वोट दीजिए। दोनों ने वोट मांगते वक्त यही बयानिया पेश किया कि हम वो पार्टियां हैं जो पीडीपी को दूर, जो नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी ने दावा किया कि हम वो पार्टियां हैं जो बीजेपी को हुकूमत से दूर रखेंगी। लेकिन आज सवाल यह है, जब राज्यसभा इंतखाबात में बीजेपी के पास नंबर ही नहीं थे, तो फिर वो सीट कैसे जीत गई?
किसने मदद की, किसने वोट दिया और सबसे बढ़कर किसने खामोशी से बीजेपी की मदद की। आरटीए का इंकशाफ कहता है पीडीपी ने अपने एमएलए की वोटिंग चेक करने के लिए एक भी एजेंट मुकर्रर नहीं किया, एक भी नहीं। तो क्या यह सिर्फ लापरवाही है या फिर एक ऐसी खामोशी जो बहुत कुछ कह रही है? और जब वही जमातें जो आवाम से कहती हैं कि बीजेपी को रोकेंगे, इसी अमल में कहीं ना कहीं बीजेपी को फायदा पहुंच जाए, तो फिर आवाम पूछेगी और जरूर पूछेगी, कश्मीर में बीजेपी की टीम बी कौन है? कश्मीर में बीजेपी की बी टीम कौन है? और बीजेपी की मदद कौन कर रहा है? आवाम को धोखा कौन दे रहा है? और किसके वोट ने बीजेपी को जीत दिलाई? यह सवाल आज सिर्फ सियासी नहीं, यह आवाम के एतमाद का सवाल है। और ख्वातीन और हजरात, आप जरा गौर कीजिए कि जो लोग आपसे कहते हैं आप हमें वोट दें, हम बीजेपी को आगे नहीं बढ़ने देंगे, उन्हीं एमएलएज जिनको आप वोट देते हैं, उन्हीं सियासी पार्टी को जब आप वोट देते हैं, वो अपना वोट राज्यसभा में भी बीजेपी को देते हैं और बीजेपी की ऐसी मदद करते हैं कि जो राज्यसभा की सीट जीत ही नहीं सकती थी बीजेपी, उसमें ये पार्टियां जो हैं यकीनी बनाती हैं कि बीजेपी जीत जाए। पीडीपी ने राज्यसभा इंतखाबात में अपने एमएलए की वोटिंग की तस्दीक के लिए कोई एजेंट नहीं रखा। आरटीआई में इंकशाफ साफ साफ हुआ है। श्रीनगर में जो है ये वोटिंग हुई थी, लेकिन जीत जम्मू में बीजेपी की हुई। और ये वोट किसने डाला, क्यों डाला, उनका क्या फायदा हुआ? खातिन हजरत, बात यह है कि जब कोई सियासी पार्टी आपके पास आए और कहे कि ये भी बीजेपी है, वो भी बीजेपी है, सब यहां बीजेपी हैं, सिर्फ हम वो लोग हैं जो बीजेपी के साथ नहीं, तो आप उनसे पूछ लीजिए कि राज्यसभा इंतखाबात में आपने अपना वोट किसको दिया? जरूर पूछिएगा उनसे, चाहे कोई सियासी पार्टी का लीडर हो या आपके इलाके का कोई एमएलए। उनसे आप जरूर पूछिएगा कि आपने अपना वोट किस पार्टी को दिया, किस कैंडिडेट को दिया राज्यसभा इलेक्शन में। ये विजुअल्स हटा दीजिए आबिद। खातिन और हजरात, बात यह है जब इलेक्शन की कैंपेन चल रही थी तो हमें कहा गया था कि सजाद लोन जो है वो बीजेपी की बी पार्टी है। हमें कहा गया था कि अल्ताफ बुखारी जो है वो बीजेपी की बी पार्टी है। नेशनल कॉन्फ्रेंस पहले दिन से कह रही थी कि पीडीपी बीजेपी की बी पार्टी है। लेकिन एक सवाल है आज, एक अहम सवाल है आज। नेशनल कॉन्फ्रेंस के पास 58 वोट्स पीडीपी और कांग्रेस को मिला के और इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स को मिला के आराम से वो चौथी सीट भी जीत सकती थी, क्यों नहीं जीती? क्रॉस वोटिंग किसने की? बीजेपी की मदद राज्यसभा इलेक्शंस में किसने की? जम्मू कश्मीर में किसने अपना वोट बीजेपी के कैंडिडेट को दिया? किसने क्रॉस वोटिंग की? और ये बताइए, जिसने क्रॉस वोटिंग की क्या पैसे खाए उसने? और मुझे यह भी बताया गया है कि कुछ रिपोर्ट्स कहती है कि एक शख्स है जिसने पैसे लिए हैं और अब जम्मू में प्रॉपर्टी खरीदी है। कश्मीरियों के वोट को बेच के, कश्मीरी वोटर्स के एतमाद को बेच के, कश्मीरियों के जज्बात को बेच के, कौन है ये एमएलए जिसने अपना वोट बीजेपी को दिया? और कौन है ये एमएलए जिसने जम्मू में प्रॉपर्टी खरीदी है? और कौन है ये सियासी पार्टी जो लोगों से कहती है कि मैं बीजेपी नहीं लेकिन अपना वोट बीजेपी को देती है? कौन है ये? हमें कहा गया था सजाद लोन बी टीम है बीजेपी की, लेकिन सजाद लोन ने राज्यसभा इलेक्शन में हिस्सा ही नहीं लिया और कहा कि अगर मैं राज्यसभा इलेक्शन में वोट डालने जाऊं और बीजेपी के बगैर किसी और को वोट दूं तो इलेक्शन रिजल्ट आने के बाद पीडीपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस कहेगी देखो जी सजाद लोन ने बीजेपी को वोट दिया। सजाद लोन गया ही नहीं वोट डालने के लिए। हमसे कहा गया था कि अल्ताफ बुखारी बी टीम है बीजेपी की, लेकिन अल्ताफ बुखारी का तो इस असेंबली में कोई एमएलए है ही नहीं, उसने कोई वोट ही नहीं दिया राज्यसभा में। तो किसने दिया? कश्मीर के लोग
जानना चाहते हैं कि बीजेपी को वोट किसने दिया राज्यसभा इलेक्शन में। और जब आपका एमएलए, जब किसी भी पार्टी का एमएलए वोट डालने जाता है राज्यसभा इलेक्शन में, उसको अपना वोट एजेंट को दिखाना होता है कि देखो जी मैंने नेशनल कॉन्फ्रेंस को वोट दिया। और अगर एजेंट को लगा कि इसने नेशनल के बगैर किया किसी और को वोट दिया है तो वो वोट रद्द हो सकता है और वो एमएलए असेंबली से खारिज हो सकता है, ये रूल कहता है। लेकिन सवाल यह है कि क्या निजामुद्दीन भट्ट, कांग्रेस का जो एमएलए है बांडीपुरा से, उसने अपना वोट किसी को दिखाया? नहीं दिखाया। तो बताइए, जो खुद को कहती है कांग्रेस की हम मुल्क की सबसे कदीम पार्टी है, बताइए क्या उनकी जम्मू कश्मीर यूनिट को पता नहीं कि 2 एजेंट रखने होते हैं जो क्रॉस चेक करे उस एजेंट का वोट जब वो खुद डालने जाए। और दूसरी बात, पीडीपी आपने अपना अपॉइंट क्यों नहीं किया? और ये मत बताइएगा कि हमें नहीं पता। इग्नोरेंस ऑफ लॉ इज नो एक्सक्यूज। आप ये कहेंगे कि हमें रूल्स पता नहीं थे, कानून पता नहीं था, बट लेट मी टेल यू, इग्नोरेंस ऑफ लॉ इज नो एक्सक्यूज। और जो आप वोट डालने गए थे वो आपके खुद के वोट नहीं थे, वो कश्मीरियों के वोट थे। जो आपकी 3 सीटें हैं 2024 असेंबली इंतखाबात में, वो कश्मीरियों के वोट हैं। और आपने कश्मीरियों के वोट को कैसे ऐसे ही डालने दिया? बताइए, कश्मीरियों के वोटों का आपने क्या किया? आपने अपना एजेंट मुकर्रर क्यों नहीं किया? कश्मीरियों के वोटों का सौदा किसने किया? कश्मीरियों के वोटों का सौदा किस बुनियाद पर हुआ? और कश्मीरियों के वोट किस एमएलए ने बीजेपी को दिए? किस एमएलए ने कश्मीरियों का वोट बीजेपी को दिया? बीजेपी के पास सिर्फ 28 वोट्स हैं, 28 वोट्स हैं सिर्फ बीजेपी के पास। जबकि इस सीट के लिए नेशनल कॉन्फ्रेंस, पीडीपी, कांग्रेस, आप मिलके जो है आपके पास 29 वोट्स थे। तो बताइए बीजेपी को 32 वोट्स कैसे मिले? 32 वोट्स बीजेपी को कैसे मिले? किसने क्रॉस वोटिंग की? किसने कश्मीरी आवाम को धोखा दिया? और मैं कहना चाहूंगा ख्वातीन और हजरात, लोगों का अपना हक है वो कौन सी पार्टी को वोट करे, लेकिन मेरा सवाल उन पार्टियों से है, उन लीडरान से हैं जो कश्मीरियों को कहते हैं कि आप हमें वोट दो क्योंकि हम बीजेपी के खिलाफ खड़े हैं। और राज्यसभा इलेक्शन में हम देखते हैं कि वही लोग, वही एमएलए, वही सियासी पार्टियां, वही सियासी लीडरान कश्मीरियों के वोटों को बीजेपी को बेच देते हैं। किन मुराद के लिए? और ये हमारी आदत है कि हम बातों को बहुत जल्द भूल जाते हैं, लेकिन एएनएन न्यूज़ आपसे वादा करती है हम आपको भूलने नहीं देंगे, हम आपको भूलने नहीं देंगे। और मैं आपको बताऊं, जो जराए से हमारी बात हुई है, मुझे बताया गया है कि कई लोगों के नाम सामने आए हैं जिनके बारे में कहा जाता है कि उन्होंने क्रॉस वोटिंग की है। आने वाले दिनों में हम वो भी बताएंगे, क्योंकि मैं चाहता हूं कश्मीर के लोग होशियार रहें। देखिए, अगर आने वाले इंतखाबात में आपको बीजेपी को वोट करना है कर दीजिए, आपको नेशनल कॉन्फ्रेंस को वोट करना है कर दीजिए, पीडीपी को वोट करना है कर दीजिए, किसी को भी वोट करना है कर दीजिए। लेकिन ऐसी सियासी जमातों से बच के रहिए, ऐसी सियासी जमातों से, ऐसे एमएलए से बच के रहिए जो लोगों को कहते हैं ये भी बीजेपी, वो भी बीजेपी, सारे बीजेपी, सिर्फ हम दूध के दुल्हे हैं इसलिए वोट हमें दीजिए क्योंकि हम बीजेपी को रोकने आए हैं। और जब राज्यसभा इंतखाबात हो तो आपके वोटों का वो सौदा करें, आपके वोट वो बीजेपी के कैंडिडेट को दें। और इतना ही नहीं, बल्कि एदादो शुमार 28 वोट्स बीजेपी के, लेकिन 32 वोट्स मिलते हैं उन्हें, जबकि 29 वोट्स के साथ नेशनल कॉन्फ्रेंस का, कांग्रेस का और पीडीपी का मुश्तरका कैंडिडेट इस चौथी सीट को भी जो है जीत सकता था। तो सवाल ये है ये कश्मीर के लोगों को बेवकूफ़ बनाने वाला लीडर कौन है, एमएलए कौन है, सियासी पार्टी कौन है? और ख़वातीन व हज़रात, आज शब मैंने कुछ फैक्ट्स आपके सामने रखे, कुछ हकाइक रखे। मैंने आपको सीधे बता दिया, नेशनल कॉन्फ्रेंस के 42 वोट्स, कांग्रेस के 6, पीडीपी के 3, सीपीआईएम का 1, आम आदमी पार्टी का 1, पीपल्स कॉन्फ्रेंस का 1, इंडिपेंडेंट 7 है, बीजेपी के 29, एक फोर्थ हो चुका था देवेंद्र रैना साहब।
नगरोटा से। उसके बाद बीजेपी के पास 28 वोट्स और जो नेशनल कॉन्फ्रेंस का मुश्तरका कैंडिडेट है उसके पास 58 वोट्स। सारी की सारी सीटें जो है नेशनल कॉन्फ्रेंस का मुश्तरका कैंडिडेट आराम से जीत सकता था। और चौथी सीट पे इमरान नबी डार था नेशनल कॉन्फ्रेंस का मुश्तरका कैंडिडेट, वो नहीं जीता। तो सवाल ये है कि बीजेपी के पास एक्स्ट्रा 8 वोट कहां से आए, कहां से आए? ये सवाल आपको पूछना है अपने एमएलए से, अपनी जमात से। और जब भी ये सियासी पार्टियां आपके पास आए तो उनसे पूछिए कि बीजेपी के पास 8 वोट अलग से कहां से आए, किसने अपने ज़मीर का सौदा किया, किसने अपनी सियासत का सौदा किया और किसने कश्मीर के लोगों के वोटों का सौदा किया। और मैं आपको बताऊं ख़वातीन और हज़रात, मैं किसी पार्टी के खिलाफ या हक में नहीं हूं। आप बीजेपी को वोट करें, आप नेशनल कॉन्फ्रेंस को वोट करें, आप किसी भी सियासी पार्टी को वोट करें, लेकिन ऐसी सियासी जमातों से बच के रहिए जो आपको कहे सजाद लोन बी टीम है बीजेपी की, अल्ताफ बुखारी बी टीम है बीजेपी की, पीडीपी बी टीम है बीजेपी की, एनसी बी टीम है बीजेपी की, कांग्रेस बी टीम है बीजेपी की। आपको खुद इस बात का एहतिसाब करना होगा कि असल में बीजेपी की बी टीम कौन है और किन लोगों के बारे में सिर्फ एक परसेप्शन बनाया जाता है। मैं मुदस्सिर याकूब इन कलमात के साथ चाहूंगा आपसे इजाजत, लेकिन उससे पहले आपको बताऊं कि कल आप देखेंगे हमारी खुसूसी नशरियात, जो कि नशा मुक्त भारत अभियान चल रहा है। एएनएन न्यूज़ पेश कर रहा है एक खुसूसी प्रोग्राम नशा मुक्त भारत के मौजू पर, जहां हम मंशियात के खिलाफ जारी मुहिम, इसके असरात और नौजवान के मुस्तकबिल पर, इसके मुस्बित नताइज पर तफसीली से रोशनी डालेंगे। कल सुबह ही मेरे साथी तारिक भट्ट आपके साथ रहेंगे और श्रीनगर में कल एक बहुत बड़ी रैली भी इस हवाले से होने वाली है, उसको भी आप तक बराह रास्त पहुंचाएंगे। एएनएन न्यूज़ पिछले एक हफ्ते से इस मुहिम को चला रही है और हम चाहेंगे कि आप इस पैगाम को ज़्यादा से ज़्यादा दूसरे लोगों तक, खुसूसन नौजवानों तक पहुंचाएं, ताकि हम वाकई में अपने जम्मू कश्मीर को भी, खुसूसन कश्मीर को नशा मुक्त बना सके। मैं मुदस्सिर याकूब चाहूँगा आपसे इजाज़त। एएनएन न्यूज़ के श्रीनगर स्टूडियो से आपसे बराह रास्त मुखातिब। कल हम आप तक पहुंच जाएंगे रात 7 बजे कि कौन सी सियासी पार्टी डूब रही है, कौन उबर रही है, कौन सा एमएलए उसकी रेटिंग कम हो रही है और कौन सा हारा हुआ खिलाड़ी अब ग्राफ पे ऊपर जा रहा है। कल शाम 7 बजे आप ही का मिजाज, पब्लिक मैंडेट, पब्लिक पल्स, पब्लिक पॉलिटिकल रेटिंग एएनएन न्यूज़ पर कल शाम 7 बजे मैं और मेरे साथी आपके साथ रहेंगे। फिलहाल मैं चाहूंगा इजाजत। एएनएन न्यूज़ पर खबरों का सिलसिला जारी है। आगे आया चाहता है उर्दू खबरनामा, जो आप देखेंगे मेरे साथी आकिब भट्ट के साथ। एएनएन न्यूज़ वादी कश्मीर की सबसे ज्यादा देखी जाने वाली टीवी न्यूज़ चैनल। खुदा हाफिज।